अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर 7 का फोर्थ लेक्चर रिफॉर्मिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हायर अल्केन्स को या किसी अल्केन को जो पेट्रोल हो, गैसोलीन हो, यानी केरोसिन या गैस ऑयल, डीजल वगैरह ना हो, को कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ताकि वो स्ट्रेट चेन से ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट हो जाए। ये अमल रिफॉर्मिंग कहलाता है। लिटरली रिफॉर्मिंग यानी किसी चीज़ को हम तोड़ेंगे और दोबारा बनाएंगे। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको तोड़ के दोबारा बनाते हैं, कैसे रिफॉर्म करते हैं। फिर उसकी रीज़न भी पढ़ेंगे कि रिफॉर्मिंग आखिर क्यों की जाती है। जब ऑलरेडी मॉलिक्यूल था, क्यों उसको ब्रेक करके एक न्यू शक्ल में कन्वर्ट किया गया। दूसरे अल्फाज में हम इसको आइसोमराइज़ करते हैं, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। और बाज़ केसेस में स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में थोड़ी सी चेंज भी आती है अगर H2 वगैरह उसे निकालने, लेकिन हमने उन एग्जांपल्स को यहाँ स्टडी नहीं करना। ये हमारे पास N ऑक्टेन है। ऑक्टेन 8 कार्बन पे मुश्तमिल एक अल्केन CH3 है मोस्ट लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद मिथाइलिन ग्रुप है CH2, ये 6 मरतबा आएगा, CH2 इसी तरीके से। और फिर लास्ट पे फिर मिथाइल ग्रुप है CH3। हम इसको हीट करते हैं मुनासिब कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये प्रोवाइड करेगा हमें मॉलिक्यूल आपके सामने है। 5 कार्बन पे मुश्तमिल एक स्ट्रेट चेन है और लेफ़्ट साइड से अगर गिने तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और इसी कार्बन नंबर 2 के साथ एक दूसरा भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और सेम लेफ़्ट साइड से गिनते जाएं तो कार्बन नंबर 4 पे, आई मीन सेकंड लास्ट कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसका साइंटिफिक नेम है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। पेंटेन दरअसल 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है और उसमें ट्राईमिथाइल 3 अदद मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। कहाँ कहाँ अटैच्ड हैं? लेफ़्ट साइड से गिने तो एक मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे है, दूसरा भी 2 पे है और तीसरा मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे है। इसका कॉमन नेम है आइसो ऑक्टेन। इनकी नेम्स की डिटेल इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब हम इसका लाइन फार्मूला देखते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे लोअर पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें आपको लेफ़्ट साइड से गिनते जाएं तो जितने भी शार्प एजेस नज़र आएंगे वो दरअसल कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है। अगर वहाँ पे कुछ मेंशन ना हो तो वहाँ पे कार्बन होते हैं। फर्स्ट और लास्ट पे कार्बन हुआ और इसके दरमियान कितनी बार शार्प एज आए
तो 3 बार आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं और 3 बार नीचे नज़र आ रहे हैं। तो 6 जगह इसकी सेंटर में हैं, मिड में हैं, और 7वीं शुरू में और 8वीं लास्ट पे, यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, लिहाजा जहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी ना हो रही हो वहाँ अंडरस्टूड बात है कि हाइड्रोजन ही होंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनके अलावा कोई और एलिमेंट पाया जाए, यानी ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह, तो उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। अब जो प्रोडक्ट बना है उसका लाइन फार्मूला क्या है, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि ऊपर वाला कंपाउंड देखें 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, तो यहाँ 5 कार्बन की एक लॉन्ग चेन है शुरू में और एंड पे। अब देखें शुरू में और एंड पे यहाँ पे 2 कार्बन हैं, बिल्कुल ऊपर वाले आइसोऑक्टेन के साथ इसको मैच करें, और इसके मिड में 3 शार्प एज हैं, तो यहाँ पे 3 कार्बन हैं, और लेफ़्ट साइड से गिने तो कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। अब देखें यहाँ पे भी 2 आपको एंड पॉइंट नज़र आ रहे हैं एक वर्टिकल लाइन की शक्ल में, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और लेफ़्ट साइड से गिनते हुए कार्बन नंबर 4 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है। आप यहाँ भी देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन नंबर 2 पे कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, और नीचे लाइन फार्मूला में आप देख सकते हैं कि ये कार्बन मज़ीद 4 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, लिहाजा इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। ये एक रफ सा स्केच है। लेफ़्ट साइड से आप देख सकते हैं कि हमने क्रूड ऑयल इसमें डाला डिस्टिलेशन की, और डिस्टिलेशन में हमने बकिया चीज़ों को, गैस ऑयल को, केरोसिन ऑयल को, बाकी सारी चीज़ों को निकाल दिया, और इसमें जो हमारे पास कार्बन नंबर 8 या उससे ऊपर नीचे के चंद मॉलिक्यूल्स मिले, उनको सेकंड बॉक्स के अंदर जो ग्रीनिश येलो कलर का नज़र आ रहा है, उससे ऊपर लास्ट पे लाइट नेफ्था टू गैसोलीन पूल, इसको निकाल दिया छोटे मॉलिक्यूल को, और नीचे जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे इनकी कैटालिटिक रिफॉर्मिंग की, कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिफॉर्मिंग की, तो हमें हाई ऑक्टेन रिफॉर्मेट मिल गया। यानी ऐसा हमें दोबारा बना हुआ आइसो ऑक्टेन टाइप मॉलिक्यूल मिल गया, या आइसो ऑक्टेन मिल गया जिसमें आइसो ऑक्टेन की तादाद ज़्यादा थी। तो हाई ऑक्टेन को हम बाद में देखते हैं। ये इसका एक्चुअल ऑपरेटर्स मौजूद है जिसमें रिफॉर्मिंग परफॉर्म की जाती है। आपके नॉलेज के लिए इसको साथ अपलोड कर दिया गया है। इसमें कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं, ये आपके सामने चंद मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, इनको आप पीरियाडिक टेबल से मैच करेंगे तो बिल्कुल उसी तरतीब से लिए गए हैं। यहाँ आप एक स्टार मुलाहजा करेंगे, ये जंप करता हुआ आ रहा है, ये प्लेटिनम पे आके रुक गया है। तो रिफॉर्मिंग में जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम इसमें प्राइमरी कैटलिस्ट कहलाता है, ये अकेला ही काफ़ी होता है। बाज़ औक़ात स्पेसिफ़िक रिज़ल्ट हासिल करने के लिए या उसको स्पीड अप करने के लिए, चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो कि बाज़ औक़ात कैटलिस्ट चेंज करने से मैकेनिज़्म चेंज भी हो जाता है, बाज़ औक़ात प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट बनते हैं। तो इसके साथ आप अदर कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिहीनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोहोडियम, इरिडियम, पैलेडियम या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह। ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, प्लेटिनम ग्रुप, ये रेड वाले सारे प्लेटिनम ग्रुप हैं। यानी ऊपर देखें पैलेडियम से पीछे 2 और नीचे प्लेटिनम से पीछे 2, ये 6 एलिमेंट्स प्लेटिनम ग्रुप कहलाते हैं। और बकिया जो 4 हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और शुरू के अंदर रिहीनियम, ये नॉन प्लेटिनम ग्रुप कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे इस हवाले से यहाँ पर रिफॉर्मिंग मेथड्स में या रिफॉर्मिंग प्रोसेस में बतौर कैटलिस्ट
के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अक्सर व बेशतर प्लेटिनम के साथ इनको मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लेटिनम ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नोबल मेटल्स का नाम भी देते हैं। रिफॉर्मिंग की आखिर क्या हाजत है, इसको हम स्टेप बाय स्टडी करते हैं कि द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम इज़ जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। जब हम क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकालते हैं और रिफाइनरी में उसको रिफ़ाइन करते हैं, डिस्टिल करते हैं, तो जो पेट्रोलियम का हिस्सा हमें मिलता है ये अक्सर व बेशतर अच्छे मेयार का नहीं होता। तो इसको अच्छे मेयार का बनाना ज़रूरी होता है। या वहाँ गलती से हो गया है नीड ऑफ रिफॉर्मिंग, तो डी की जगह वो ऑफ आप कर लेंगे जी। इट greatly reduces the efficiency of engine due to knocking। अगर लो क्वालिटी का पेट्रोल होगा तो क्या होगा, इंजन के अंदर ये नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। नॉकिंग से आप सब लोग वाकिफ़ हो, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी डिटेल आ रही है। लिहाजा नॉकिंग पे काबू पाने के लिए रिफॉर्मिंग का अमल परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब है जो हमने एन ऑक्टेन पढ़ा था, स्ट्रेट चेन के गैसोलीन के मॉलिक्यूल्स जो पीछे हमने चंद स्लाइड गुज़श्ता देखे, ये लो क्वालिटी पेट्रोलियम है या लो क्वालिटी गैसोलीन है। इसको इस्तेमाल करें तो गाड़ी नॉक करती है, बाइक नॉक करती है। अगर रिफॉर्म करके इसको ब्रांच्ड बना दिया जाए तो फिर नॉकिंग रिड्यूस हो जाती है और अच्छी खासी ब्रांचेस हों तो नॉकिंग ख़त्म हो जाती है। तो नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए या गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिफॉर्मिंग की ज़रूरत पेश आती है। नॉकिंग क्या है? ये दरअसल एक तेज़ मेटल्स की आपस में टकराने की आवाज़ है। द शार्प मेटेलिक साउंड ऑफ इंजन ड्यू टू प्रीमेच्योर बर्न ऑफ लो क्वालिटी गैसोलीन। अगर मेयार में कम गैसोलीन को गाड़ी के अंदर इस्तेमाल किया जाए, ऐसे पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाए, तो हमारे गाड़ी के स्टार्ट करते ही इंजन ने अभी उसको कंट्रोल नहीं किया होता, वो पहले ही जलने लग जाती है, जिसकी वजह से इंजन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और पिस्टन जो है वो अपनी जो उसकी मोशन है वो अपने मेयार से ज़्यादा होती है और आगे और पीछे जाकर टकराती है इंजन के साथ, जिससे मेटेलिक साउंड पैदा होती है जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक व्हेन स्ट्रेट चेन गैसोलीन बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, तो इसको ऑटोमोबाइल नहीं पढ़ना, ऑटोमोबाइल है, गाड़ियों को कहते हैं। कंबस्टन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। आम ज़बान में जिसको हम प्लग कहते हैं, बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम है स्पार्क प्लग। इसका काम होता है आग फेंकना, स्पार्किंग प्रोड्यूस करना। तो इसके स्पार्क करने से पहले ही गैसोलीन अगर लो क्वालिटी की होगी तो वो जलने लग जाएगी। लिहाजा इंजन के अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस होने लग जाएगी। हम लो क्वालिटी गैसोलीन यहाँ उस पेट्रोल को कहते हैं जो बर्न हो, बड़ी तेज़ी के साथ जलने का अमल हो, स्पीड अप उसका रिएक्शन हो, और जो आहिस्ता आहिस्ता जले वो गुड क्वालिटी का होता है। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टा कहते हैं 8 को, तो इससे है ऑक्टेन नंबर। द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ इंजन और एविएशन गैसोलीन। इंजन की परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड पैमाना है वो ऑक्टेन नंबर है। या हवाई जहाज़ों के अंदर या शोबा हवाबाजी के जो तियारे हैं, फाइटिंग हों या एयरबस हों, उनका जो फ्यूल है उनको चेक करने का जो पैरामीटर है
वो ऑक्टेन नंबर है। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। हेप्टा कहते हैं 7 को। एन जहां आएगा इसका मतलब नॉर्मल होता है, जिसमें ब्रांच ना हो। एन ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन के मिक्सचर के अंदर आइसो ऑक्टेन की कितनी परसेंटेज है? ये 90% है, 95% है, 87% है, कितने परसेंट है? जितनी उसकी परसेंटेज होगी उतना उसका ऑक्टेन नंबर होगा। या किसी भी पेट्रोल के अंदर, गैसोलीन के अंदर इसकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए। लेकिन इन दो को हम मिक्सचर के अंदर क्यों लेते हैं? आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन की परसेंटेज क्यों लेते हैं? इसमें अदर भी हो सकते हैं, हेक्सेन भी हो सकते हैं, एन ऑक्टेन भी हो सकता है, नोनेन 9 मॉलिक्यूल वाला भी हो सकता है, डेकेन 10 मॉलिक्यूल वाला अल्केन भी हो सकता है। तो फिर आइसो ऑक्टेन यानी ब्रांच्ड ऑक्टेन, ब्रांच वाला 8 कार्बन का अल्केन, और एन हेप्टेन बग़ैर ब्रांच का 7 कार्बन वाला जो हेप्टेन है, अल्केन है। इनके यहाँ लिखने की क्या हिकमत है डेफिनेशन की, ये नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वजाहत आ रही है। ऑक्टेन नंबर का दूसरा नाम है ऑक्टेन रेटिंग। दरअसल हम ऑक्टेन नंबर जितना इम्प्रूव करते जाएंगे, नॉकिंग उतनी कम होती जाती है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितना ऑक्टेन नंबर कम होगा गैसोलीन का, उतना इंजन नॉक करेगा, और नॉक इंजन के नुकसान का बायस बनती है। और जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता जाएगा, नॉकिंग उतनी कम होती जाएगी। इसमें आप इनको एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड से आप सेकंड मॉलिक्यूल को देखें, एन हेप्टेन। प्रैक्टिकली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इसका जो ऑक्टेन नंबर है ये 0 है, यानी मैक्सिमम नॉकिंग एन हेप्टेन करता है। अगर 100% बग़ैर ब्रांच वाला हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल गैसोलीन अगर किसी गाड़ी में डाल दी जाए तो वो मैक्सिमम नॉकिंग करेगी, और कोई भी अदर जो पेट्रोल है वो इतनी नॉकिंग नहीं करता। और एन ऑक्टेन जो है इसका ऑक्टेन नंबर 20 है, तो ये कुछ इम्प्रूव है, तो ये बेहतर हो गया। अब हमने एन हेप्टेन के साथ अब दूसरी साइड पे आ जाएं, राइट साइड पे टॉप से नीचे की तरफ आते हुए थर्ड नंबर पे मॉलिक्यूल देखें, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, यानी हेप्टेन के मुकाबले में इसके अंदर नॉकिंग 100 गुना कम होती है। तो ऑक्टेन नंबर 100 से ज़्यादा भी होता है, जैसा कि आपके सामने मौजूद हैं टॉलवीन, और सेकंड लास्ट पे बेंजीन है, और बेंजीन के अंदर जो रिंग है वो सही तरीके से इस पे नहीं बनाया गया। बहरहाल इसको आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके काफ़ी मेथड्स हैं, जिसमें से एक है रिफॉर्मिंग करें, जिसको हम इसमें इस टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं, पीछे इसके रिएक्शंस भी कर चुके हैं। दूसरा ये है कि गैसोलीन के अंदर कोई एडिटिव ब्लेंड कर दें, मिक्स कर दें। एडिटिव जो बाहर से सब्सटेंस ऐड किया जाएगा अपनी मर्ज़ी की खुसूसियात हासिल करने के लिए, जैसा कि एक है टेट्रा इथाइल लेड, आपके सामने है इसका फार्मूला। तो इन दो में से कोई एक मेथड परफॉर्म करें तो आप ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अक्सर व बेशतर पेट्रोल पंप्स पे देखते हैं लिखा हुआ कि नॉन लेडेड गैसोलीन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो पेट्रोल अवेलेबल है उसमें लेड शामिल नहीं की गई, तो ये टेट्रा इथाइल लेड वगैरह शामिल नहीं किया गया। टेट्रा इथाइल लेड TEL या टेट्रा मिथाइल लेड आर एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट्स बट हैव वन सीरियस डिसएडवांटेज। ये बड़े अच्छे किस्म के एंटी नॉक एजेंट्स हैं, नॉकिंग को रिड्यूस करने वाले अच्छे एजेंट्स हैं, मगर इसका एक सीरियस किस्म का डिसएडवांटेज भी है, एक नुकसान भी है। वो क्या है? अनकम्बस्शन
दे प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड, PbO बनाते हैं, विच इज़ रेड्यूस टू लेड, जो फिर रेड्यूस होकर लेड बन जाता है, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और लेड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ डिस्चार्ज इन टू द एयर थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप एंड काजेज एयर पोल्यूशन। एग्जॉस्ट पाइप यानी साइलेंसर के ज़रिए से ये बाहर धुएं के साथ एक्सपेल कर दिया जाता है और ये पोल्यूशन का बायस बनता है। लेड बहुत ख़तरनाक है और चैप्टर नंबर 16 के अंदर लेड से कौन सी सीरियस डिजीज़ पैदा होती हैं उनको आप वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।